नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं और पहले खबर है उत्तर प्रदेश से। राज्य से एक और सहरा देने वाले मामला सामने आया है। हापुड़ से एक 10वीं क्लास की छात्रा एक हफ्ते पहले लापता हुई थी। उसका शव हफ्ते भर बाद नोएडा के एक अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में मिला। सवाल उठे कि कौन और क्यों ऐसे किसी को छोड़ गया, लेकिन अब हापुड़ में एक शख्स ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन का उसके ही साली ने गैंगरेप कर मार डाला। इसमें उसकी बीवी भी शामिल है। उसकी शिकायत पर उसकी पत्नी, साले, सास, ससुर पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। साला लड़की को नोएडा के अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में छोड़कर फरार हो गया था। कमाल खान की रिपोर्ट। वो 22 तारीख को घर से कॉलेज जाने की बात कह के गई, लेकिन वापस नहीं आई। उसके भाई का कहना है कि उसकी बहन को ढूंढवाने में उसका साला भी शामिल था और उसकी बीवी ने बदनामी का डर दिखाकर पुलिस में रिपोर्ट नहीं करने दी। 4-5 जगह घूमने गया साथ में, और मेरी वाइफ जो थी वो भी मुझे रेगुलर फ़ोन करती रही कि ये थाने में रिपोर्ट मत करना, प्लस उसमें बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दोनों परिवार बेकार हो जाएंगे। तो वो 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में वापस आ जाएगी। घर वालों ने छानबीन की तो पता चला कि लड़की को आखिरी फ़ोन उसके भाई के साले का ही आया था। गांव के प्रधान ने जब लड़की की सहेलियों से पूछा तो उन्होंने भी उससे दोस्ती की बात बताई। तो उन बच्चियों ने बताया कि जी उस लड़के के सिवा वहाँ स्कूल कोई नहीं आता था, और वही आता था, वही फ़ोन पर बात करता था। तो उसके बाद मैंने उनको कहा, मृतक के पिता को, कि भी लड़का वही है, आप मानो ना मानो, आपको यकीन ना हो, वो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, पूरा परिवार मिल करके। 31 मार्च को नोएडा के एक अस्पताल के बाहर खड़े एक एम्बुलेंस के ड्राइवर ने लड़की के पिता को फ़ोन कर कहा कि 2 लड़कों ने उनकी बेटी का शव हापुड़ ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुक की थी। कह कर गए थे कि एटीएम से पैसा निकालने जा रहे हैं, लेकिन वापस नहीं आए, आप शव ले जाइए। इस पे घर में हंगामा हो गया। सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो लड़की के भाई का साला ही उसे वहां लाता हुआ दिखा। जो कैमरे लगे हुए थे वहाँ पे, उनमें फ़ोटो में बाइक चालक जो और एक बंदा और था कोई, उसके बीच में मेरी सिस्टर को दबा रखा था, और इतना फोटो में दिखाई दिया वहाँ पे। घर वालों की तहरीर पे पुलिस ने उस शख्स की बीवी, उसके साले और ससुराल वालों के खिलाफ गैंगरेप और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि लड़की को मुंह दबाकर मारा गया है। पुलिस हत्या की वजह तलाश रही है। आज से बावली थाने पर एक व्यक्ति ने तहरीर दी कि उसके लड़के की पत्नी तथा उसके लड़के के ससुराल जनों ने उसकी लड़की की दुष्कर्म करके हत्या कर दी है। इस तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया। सारी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। एक अपराध ने रिश्तों को कितना शर्मसार कर दिया। उस बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी जिसकी 15 साल की बेटी इस तरह गैंगरेप के बाद मार दी गई, और उस भाई के दिल पे क्या गुजर रही होगी जिसकी बहन तो चली ही गई, लेकिन इस पूरे कांड में उसकी बीवी के भी शामिल होने का अंदेशा है, जिसके खिलाफ उसे खुद मुकदमा करना पड़ा। हापुड़ में अदनान के साथ, लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान मौजूद हैं। कमाल, जब ये सुबह खबर आई थी कि किस तरह से एक 10वीं की छात्रा का शव एम्बुलेंस में हॉस्पिटल के बाहर पड़ा मिला है, तो वाकई में बहुत परेशानी हुई थी। और अब जिस तरह से आपने रिपोर्ट दिखाई है, अनेकों सवाल खड़े करती है। क्या क्या अब सवाल या परेशानियां क्या हैं? लड़की का परिवार अब क्या कह रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये बच्ची बहुत छोटी है, सिर्फ 15 साल की है, और जिस लड़के के बारे में कहा जा रहा है कि जो शख्स जिसकी बहन है, जिस नौजवान की, वो कह रहा है कि मेरे साले ने मारा है। साले की उम्र 27 साल है। साला शादीशुदा है। पहले भी कुछ इस तरह की चीज़ों की चर्चाएं हुई हैं परिवार में, साले और उसकी बहन को लेकर के। लेकिन अब जिस तरह से उसकी बहन गायब हुई, उसके बाद वो फिर मर गई, फिर अस्पताल ले आए, कह रहे हैं कि अस्पताल में दिखाने के लिए ले गए। अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा कि ये मर चुकी है, तो उसको लेके बाहर आए, एम्बुलेंस में छोड़ के चले गए। तो अगर मान लीजिए ये कोई मोहब्बत का रिश्ता भी रहा हो, या लड़की अपने मर्जी से भी गई हो, या उसको फुसला के ले गए हों, क्योंकि छोटी बच्ची है, जाहिर सी बात है, नाबालिग है, और ये नाबालिग के साथ इस तरह के कुछ भी करना
चाहे उसमें नाबालिग की सहमति भी हो तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन उसको मारा क्यों, उसका मोटिव क्या था, और अगर मारा तो उसको एम्बुलेंस में खुलेआम छोड़ के क्यों भाग गए, उसकी लाश को कहीं छुपाने की कोशिश क्यों नहीं की। बहुत सारे सवाल हैं। और लड़की एक हफ्ते तक वो कहाँ पे रही, और ये जो लड़का है जिसकी बहन है, उसकी बीवी को क्या ये पूरी बात पता थी? क्या वो अपने भाई को बचाने के लिए अपने पति से कह रही थी कि तुम एफआईआर मत करो, कई लड़कियां घर से जाती हैं फिर बाद में आ जाती हैं 2-4-10 दिन बाद, बदनामी होगी, ये भी खुद से आ जाएगी। फिर उसका साला जो है वो इन लोगों के साथ में लड़की को ढूंढवाने में भी शामिल था। घंटों उसने लड़की को ढूंढने का भी काम किया। अगर लड़की को वो खुद लेके गया था और वो ढूंढने का काम कर रहा था तो जाहिर सी बात है उनको गुमराह करने का काम कर रहा था। क्यों कर रहा था? बहुत तरह के सवाल हैं। जब पुलिस इंटरोगेशन करेगी और मीडिया को बताएगी उसके बाद ही चीजें सामने आ पाएंगी। कमाल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और हमेशा यही कहा जाता है जब बलात्कार के ज़्यादातर मामले आते हैं 80% के करीब जो बलात्कारी होते हैं वो जान पहचान के होते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और दर्दनाक खबर कश्मीर से आई है। वहाँ पिछले 8 महीनों से एक पिता जमीन खोद खोद कर अपने बेटे का शव ढूंढ रहा है। उनका बेटा टेरिटोरियल आर्मी यानी क्षेत्रीय सेना में था और आतंकवादियों ने उसे मार दिया था। उसके सिर्फ खून में लथपथ कपड़े ही मिले थे। मंजूर अहमद वागे बस अब अपने बेटे को सम्मानजनक विदाई देना चाहते हैं। बेटे की तलाश में गांव के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भी मदद करते हैं। मंजूर वागे अपने बेटे के लिए शहीद का दर्जा चाहते हैं, लेकिन शव ना मिलने पर कागजों में वो लापता ही रहेगा। तो नज़ीर मसूदी की ये पूरी खबर है और हमारे साथ नज़ीर मौजूद है। नज़ीर, बहुत ही पीड़ादायक ये खबर है। क्या इस पे आगे बढ़ा जा सकता है? और आपने जैसे बताया 8 महीने से वो खोद रहे हैं, इस पे क्या कहना है स्थानीय लोगों का? जी, लोग जब हम उस गांव में देखते हैं कि किस तरह वो परेशान है और 8 महीनों से इस शख्स का साथ दे रहे हैं, हर दिन उसके साथ वो जमीन खोदने के लिए निकलते हैं, तलाश करते हैं कि कहीं जो शाकिर मंजूर हैं, राइफलमैन था टेरिटोरियल आर्मी में, उसकी लाश वो मिले। गांव वालों को मालूम है कि मिलिटेंटों ने उसको उठाया। वो पिछले साल ईद मनाने के लिए अपने घर गया था, वहां दोपहर का खाना खाया, वापस चला गया अपनी गाड़ी में। वापस किसी ने वहां रास्ते में रोक दिया, उसको किडनैप किया गया। फिर उसके पिता जो है मंजूर अहमद वागे, उसका कहना है कि उसको टॉर्चर किया गया, उस पर तशद्दुद किया गया ताकि वो कुछ बयान दे सके। लेकिन उसके बेटे ने, जो सेना के एक जवान था, उसने वो करने से मना किया और टॉर्चर में ही उसको मारा गया। कुछ दिन बाद उनको उसके कपड़े मिले जो खून में थे, तो उसी जगह वो कहीं बाहर गई। और कल भी जब हमने देखा और कल आज वो वहीं थे, खोद रहे थे, क्योंकि सपनों में किसी को आया था शाकिर मंजूर, जो इस सेना का जवान, लापता जवान है। उसने कहा कि मेरी लाश को यहाँ दफनाया गया, यहाँ आइए। तो 8 महीनों से एक पिता की जो दर्दनाक कहानी है कि 8 महीनों से किस तरह वो जमीन खोद रहा है ताकि अपने लापता बेटे को, उसकी लाश को, उसको शव को कहाँ से है वो निकाला जाए और उसे ठीक तरह दफन किया जाए। वो कहता है कि वो उसको जनाजा पढ़ना चाहते हैं। नज़ीर, इस खबर का एक और पीड़ादायक पहलू ये भी है कि अगर इनका शव नहीं मिलता है तो इस बेटे को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा जो पिता चाहते हैं, वो लापता की फहरिस्त में होगा। ये भी बहुत दुख वाली बात है। जी, सरकारी जो कागजों में अभी तक वो लापता हैं। मैंने आज भी आईजीपी कश्मीर विजय कुमार से बात की, उसको कहा कि क्या कर रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं। उसने कहा कि जिस मिलिटेंटों ने ये दावा किया था कि उन्होंने उसको किडनैप किया था फिर मारा था, तो वो मिलिटेंट इनकाउंटर में मारे गए हैं और अगर उनके साथी कोई हमें मिले, उसको हम पकड़ने में कामयाब हो जाएं, उसका इंट्रोगेट करें, शायद कुछ पता चले। वो बहुत सख्त कोशिश कर रहे हैं इसकी लाश को मिले, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। तो पुलिस मानती है, ये नहीं कहती है कि कहीं जिंदा है, ये कहते हैं मारा गया है। लेकिन अभी तक जब तक ना उसका शव मिल जाए तो तब तक वो कागजों में लापता है। और से एक बड़ी चैलेंज ये भी है कि इस तरह हो, क्योंकि लापता लोगों की फहरिस्त जो कश्मीर में बहुत लंबी है। 8000 लोग पिछले 30 सालों के दौरान यहाँ लापता हो चुके हैं। कहीं को सिक्योरिटी फोर्सेस ने उठाया, कहीं को मिलिटेंटों ने उठाया, लापता। लेकिन ये पहली दफा है एक फौजी को इस तरह गायब किया गया और फिर उसके जो परिवार है, उसके पिता इस तरह 8 महीनों से जमीन खोद खोद कर उसकी लाश को ढूंढ रहे हैं।
बिल्कुल नज़ीर, इस जानकारी के लिए शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि उनके पिता को कुछ ज़रूर मिले। बहरहाल देश की बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक और आगे है कोरोना का बढ़ता हुआ कहर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सरकारी अस्पताल में शव रखने के लिए नहीं मिल रही है जगह। छत्तीसगढ़ देश के 5 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। यहाँ का दुर्ग जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। सरकारी अस्पताल में शवों को रखने की जगह नहीं मिल रही और शमशान का भी हाल बुरा है। बिगड़ते हालात से प्रशासन दबाव में है और अप्रैल 6 से हफ्ते भर का लॉकडाउन का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग के सरकारी अस्पताल के शवगृह में शव रखने की जगह नहीं है। शव खुले में ही रखे जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में दुर्ग में कोरोना से 38 लोगों की मौत हुई है और 6000 से ज्यादा को संक्रमण हुआ है। 500 बेड वाले इस सरकारी अस्पताल के शवगृह में 8 फ्रीजर हैं और 27 शव। डॉक्टरों का कहना है कि वो शवों को उनके परिवार वालों को जल्द से जल्द देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आसान काम नहीं है। 10 पेशेंट करीब आते हैं भर्ती होने और हमारा डेथ का आंकड़ा जो है 4 करीब है, 4 से 5। मरकुरी में बहुत संख्या में मुझे पता चला है कि डेड बॉडी रखी हुई है जिसको शिफ्टिंग की कार्यवाही चल रही है। ये दुर्ग का शमशान घाट है जहां मृतकों के परिवारजन पीपीई सूट पहनकर उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ये तस्वीरें पिछले साल के कोरोना के कहर का एहसास कराती हैं। हालात और बिगड़ने के डर से छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले मंगलवार तक के लिए दुर्ग में पूरी तरह से लॉकडाउन का ऐलान किया है। लेकिन चिंता सिर्फ दुर्ग को लेकर हो ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 हफ्तों में केस 369% तक बढ़ गए हैं। ये दर देश के दूसरे नंबर पर है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ से सोमेश पटेल की रिपोर्ट। और हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। मिस्टर देव, मैं ये जानना चाहूंगी सर कि क्यों इस तरह के हालात हो रहे हैं, क्या कारण आप इसके पीछे देख रहे हैं? समीक्षा, ये दूसरा वेव हम देख रहे हैं और अन्य राज्यों में, दूसरे देशों में भी जो दूसरा वेव आया है, मेरे ख्याल से ये कोरोना के संक्रमण का स्वरूप है। तैयारी इसकी बहुत पहले से भी हम लोगों ने रखी थी, यानी देश भर में, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी से भी जब चर्चाएं हुई थी जून महीने में, और विशेषज्ञों की भी जो वैश्विक राय थी वो यही थी कि दूसरा दौर आएगा। कुछ देशों में तीसरा भी आया है, चौथा भी आया है। तो उसी स्वरूप में जो पहले की तैयारियां थी उन्हीं को लेके हम चल रहे हैं, एहतियात बरत रहे हैं। जो पुराने अनुभव थे उनको काम में लाने की भरसक प्रयास कर रहे हैं और नए स्ट्रैटेजीज और क्या बना सकते हैं, ये डेली रोजाना बैठ के हम लोग इस पे विचार करते हैं। संपूर्ण लॉकडाउन को हमने रूल आउट किया है। स्ट्रैटेजिक लॉकडाउन को, चिन्हांकित लॉकडाउन को जोन्स बना के कंटेनमेंट, उनमें कंटेनमेंट को, जो कि कंटेनमेंट जोन का लॉकडाउन ही माना जाना चाहिए, इस प्रकार की गतिविधियों पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। साथ में पहचान करना, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग इत्यादि, और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी। हालांकि वैक्सीनेशन का लाभ तो 70 दिन बाद नागरिकों को मिलना चालू होगा, लेकिन फिलहाल ये उनके मन में ना आए कि हमने वैक्सीनेशन लगा लिया है तो अब हम कोरोना से या उसके संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। ये भी सब जानकारियां उनको देना। तो ये लगातार हर प्रकार पे, अलग अलग पैमानों पे दवाइयों की उपलब्धता, बिस्तरों की उपलब्धता, डॉक्टरों की उपलब्धता, नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता, ये सारी चीजों को साथ साथ लेके हम लोग चल रहे हैं। जी, क्या आपको लग रहा है लोगों में डर निकल गया है इसलिए संक्रमण इतना फैल रहा है? एक डर की भी बात हो सकती है, दूसरा क्योंकि संक्रमण का दर बहुत घट गया था। आज अगर छत्तीसगढ़ में हम 11.3 का कल देख रहे हैं, रायपुर में 34.9 है, दुर्ग में कल का 24% का संक्रमण का दर था। 1% तक हमारा संक्रमण का दर मार्च के पहले सप्ताह में औसतन आ गया था। तो लोगों के मन में ये भावना हो सकती है, आ गई हो,
कि अब तो कोरोना चला गया। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की चूक हुई है और इसका जो स्वरूप है संक्रमण की बहुत तेजी से फैलने का, उसको हम लोग अभी देख रहे हैं। बिल्कुल, टीकाकरण के अभियान में क्या कुछ तेजी और आएगी आपके यहाँ? जी, हम लोगों ने लक्ष्य 2 लाख का रखा था और ये सुखद है कि कल हम लोगों ने 2,34,397 वैक्सीनेशंस किए और बीच में ऐसे संकेत भी थे कि थोड़ा स्लो डाउन करना है, लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि आप वैक्सीनेशन करिए, वैक्सीन की कमी हम नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर सिंहदेव हमारे साथ जुड़ने के लिए। उनका यही कहना है कि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल थोड़े से डर की कमी हो गई है लोगों में। तो हम सबको सतर्क रहना है, मास्क पहनना है और 2 गज की दूरी बनाए रखना है। छोटा सा ब्रेक, देश की बात में चुनाव से जुड़ी हुई खबरें लेकर हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। असम में बीजेपी उम्मीदवार की कार में ईवीएम मिलने पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। करीमगंज के बूथ नंबर 149 पर दोबारा मतदान होगा। 4 पोलिंग अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं। पीठासीन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है। और बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल इस समय हमारे साथ हैं। मिस्टर पॉल, ये क्यों आपकी गाड़ी में इस तरह से ये ईवीएम मिली है? कांग्रेस कह रही है ये तो ईवीएम की लूट है। नमस्कार। नमस्कार। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। हाँ हेलो जी। कांग्रेस कह रही है ये ईवीएम की लूट हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। कल जब इलेक्शन खत्म होने के बाद हम तो घर में चला आ गया। मेरा घर करीमगंज में है। हम इलेक्शन चुनाव लड़ रहे हैं पथरकांदी में। हमारा तो भाई गया था पथरकांदी, वहां से वो आ रहे, रात में बारिश हो रहा था। ये राताबारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो जितना जानकारी हमारा पास है वही हम बता रहे हैं। राताबारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो गाड़ी था, साथ में पुलिस वाला भी था, वहां में वो गाड़ी करीमगंज से 10 किलोमीटर आगे लालपुल बोल के एक जगह है, वहां में गाड़ी खराब हो गया था। तभी आ रहे थे तो मदद मांगा एज ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड रात में। तो हमारा ये भाई ने बोला ठीक है, क्या है क्या नहीं हो तो मालूम नहीं था, वो लेके आ रहे था। करीमगंज में आने के बाद उधर में बहुत लंबी राश थी गाड़ी का, क्योंकि हर जगह में गाड़ी आ रहे, तो गाड़ी आके इधर खड़ा हुआ करीमगंज से शायद 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे। मिस्टर पॉल, आपको ये नहीं लगता कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध है ये ईवीएम को इस तरह से अपनी गाड़ी में रखना? वो तो हमारा गाड़ी में, और हम ये एकदम ये बोल रहे हैं कि हमको तो ये जानकारी ही नहीं है। हमारा भाई आ रहे थे, भाई का जानकारी है, तो भाई लेके आया। आके जब आ रहे थे इन लोगों ने मदद किया, तो मदद करने के ये तो क्या है, रास्ते में खड़ा हुआ, खड़ा करने के लिए मदद मांगा तो मदद किया, वही है, वही हमको जानकारी है। लेकिन मिस्टर पॉल, क्यों फिर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है? चुनाव आयोग ने अब कार्रवाई की है, दोबारा चुनाव होगा। आपको लगता है ये बहुत ही एक गंभीर संदेश दे रहा है? हाँ, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी राताबारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का है। लेकिन ठीक है, आपने ये बात साफ कर दी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, लेकिन चुनाव के लिए, चुनाव जीतने के लिए क्या ईवीएम को इस तरह से अपने पास रखना, इस पर जवाबदेही बनेगी आपकी कि नहीं? देखिए, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। हम तो आ गया, हमारा तो इधर में कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा भाई को मदद मांगा, गाड़ी में खाली था, गाड़ी में आदमी होता तो ऐसा तो नहीं होता, लेकिन वो खाली आ रहे थे, कोई आदमी मदद मांगा रात में। तो एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हम लोगों को मदद चाहिए, तो कोई आदमी भी मदद आपका करेगा। चुनाव भी है, आप उम्मीदवार भी हैं, आपके भाई से कोई मदद मांगी, किसने मदद मांगी? आपके भाई ने क्या बताया? वो हमारा भाई का नंबर हम दे सकता है, आप लोग भाई से बात करने से और भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि रात में आदमी लोग इधर खड़ा होकर मदद मांग रहा था, ऐसे ही हमको, हम जब पूछा, बोला ऐसे मदद मांगा, हम तो इन लोगों को हेल्प किया है। और हमारा कोई आदमी जो भी है, आज एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मदद तो करना चाहिए। तो वही एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड वो मदद किया। अभी इसको विरोधी में ऐसे बोलेगा तो हम, ये नहीं है, भगवान जानता है।
और हम भगवान को विश्वास करता है। भगवान का जो आदमी जो कुछ भी बोले, लेकिन ये भगवान का विश्वास है, भगवान ये करेगा। कृष्णेंदु पॉल हमारे साथ जुड़े, उनका ये कहना है कि उनके भाई से किसी ने मदद मांगी और गाड़ी में उन्होंने मदद करते हुए ये ईवीएम अपने साथ रख ली। बहरहाल चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई की है, लेकिन अब देखना होगा वाकई में जब ये चुनाव इस तरह से होते हैं, पहली बार ऐसा है कि एक ईवीएम एक गाड़ी में, परिवार की गाड़ी में इस तरह से पाई गई हो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में यमुनानगर की मंडी में गेहूं लेकर आज महज 3 ट्रॉली पहुंची है। दरअसल गेहूं की खरीद के लिए हरियाणा सरकार ने जो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने का सिस्टम शुरू किया है, उससे किसान परेशान है। आज जो 3 ट्रॉली पहुंची हैं, वो भी जिनके पास संदेश पहुंचा था। संदेश कुछ और लोगों के पास भी पहुंचा होगा, लेकिन उनकी फसल अभी कटने लायक नहीं है। जिन किसानों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, अगर वो गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं तो उनकी खरीद नहीं हो रही है। जिन किसानों के पास मोबाइल नहीं है या जो उसे ढंग से ऑपरेट करना नहीं जानते हैं, वो बहुत ही परेशान हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कुछ किसानों को। बस अभी तो कुछ नहीं कहना चाहते जी, ना तो कोई खरीद कर रहा जी, फसल लेके आ रही जी, फसल पड़ी है जी। नहीं, फोन पर मैसेज नहीं आ रहा, ना हमारे पर नेट है जी फोन में। नहीं तो फिर ना मैंने चलाना भी नहीं आंदा जी। तो फिर कैसे काम करोगे? वो देखो जी, आरती के थ्रू होगा जी, और क्या होगा जी, ये जिस तरह बताओगे उस तरह होगा जी। इनके फोन पर आ जाएगा मैसेज जी। अभी फसल बहुत ज्यादा पकी नहीं है, इसलिए इस इलाके में लगभग 8-10 तारीख तक फसलें ज्यादा आनी शुरू होगी। अभी आज सुबह से अब तक 3 ट्रालियां आई हैं मंडी में और उनके गेट पास जारी कर दिए और उनकी सफाई का कार्य चल रहा है। जिस किसान बिना रजिस्ट्रेशन के मंडी में सरकारी खरीद नहीं होगी, जिस किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन है, उसी का ही गेट पास जारी होगा और उसी के ही सरकारी पर्चे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को 1 अप्रैल से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। एक्सप्रेसवे के शुरू होने के साथ ही दिल्ली से मेरठ की दूरी 45 मिनट में तय होगी। कभी आपने सोचा था कि आप दिल्ली से मेरठ, जिसके लिए लगभग 2 से ढाई घंटे का वक्त लगता था, उसकी उतनी दूरी आप 45 मिनट में तय कर सकते हैं? और ये सच हो गया है। हम इस वक्त दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हैं और आप देखिए, ये देश का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है। 14 लेन का ये एक्सप्रेसवे है और इसको 1 अप्रैल यानी कल से आम जनता के लिए खोल दिया गया है और अब दिल्ली से मेरठ की दूरी मात्र 45 मिनट में पूरी की जा सकेगी। और आप देखेंगे बराबर बाकायदा यहाँ पर साइन बोर्ड लगाए गए हैं, लिखा हुआ है कि मेरठ कितनी दूर है, रिडकी, देहरादून। तो अगर यहाँ से उत्तराखंड में जाना है तो उनके लिए बहुत बड़ी आसानी हो गई, क्योंकि पहले गाजियाबाद में आप मोहन नगर में जाम में फंसते थे, फिर मोदी नगर में, मुरादनगर में, तमाम जाम से छुटकारा मिल गया। और आप देखेंगे ये पूरा हाईवे इतना स्मूथ है और 14 लेन का ये पूरा एक्सप्रेसवे है। और सबसे बड़ी बात ये कि पूरी तरीके से सिग्नल फ्री है, यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं लगा हुआ है। और यहाँ पर जो आपको लाइट्स नजर आ रही हैं वो भी सोलर हैं, यानी ये सूरज की रोशनी से चार्ज होंगी और यहाँ पर शाम को रोशनी होगी और इसके लिए 1 रुपए भी इलेक्ट्रिसिटी में खर्च नहीं होगा। ये बहुत खास बात है। और एक और खास बात है, क्योंकि वक्त ये 45 कैसे हुआ, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सिग्नल फ्री है और टोल की वसूली भी हाई नंबर सिक्योरिटी प्लेट है, उसको स्कैन करके, तमाम कैमरे लगे हुए हैं, वो स्कैन करके आपके फास्ट टैग से वो पैसा कट जाएगा। यानी आपको टोल बूथ पर भी रुकने की जरूरत नहीं है। अगर रुकना ही पड़ा तो पहले फास्ट टैग है ही है, लेकिन यहाँ के कैमरे आपके हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को रीड करके आपके फास्ट टैग से पैसे वो ले लिए जाएंगे। अगर आप ओवर स्पीड करेंगे तो आपको चालान भी हाई स्पीड सिक्योरिटी जो आपकी नंबर प्लेट है उसको रीड करके आपके घर पे आ जाएगा। तो आप देखेंगे पूरी तरीके से पूरे हाईवे पूरा स्मूथ है और सबके लिए ये यात्रा आसान हो गई है और एग्जिट्स बनाए गए हैं और अब इसका सौंदर्यीकरण भी करा जाएगा और लोग जो भी इस एक्सप्रेसवे पे चल रहा है वो वाहवाही करता हुआ नजर आ रहा है। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।